Hello friends, today we will discuss on a Gauss-Seidel method. Gauss-Seidel method is used to solve the linear algebraic equations. लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मेथड में जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड है, क्रैमर रूल है और भी बहुत सारे हैं। हम लोग फोकस करेंगे आज इस मेथड पे। यह मेथड एक्चुअली अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। जैसे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि सॉल्यूशन लगभग इसके आसपास होना चाहिए। जैसे आप कोई भी लीनियर इक्वेशन में लिख दो, यहाँ पे कोई n डायमेंशनल n वेरिएबल्स के लिए भी लागू होगा। बेसिकली मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन के लिए लिखूंगा, वही यूज भी होता है ज़्यादातर। आप उसको जनरलाइज करके n डायमेंशन में n वेरिएबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं 3 डायमेंशन के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे और उसी को मैं जनरलाइज कर दूंगा बाद में। 3 डायमेंशन के लिए बनेगा ये a11 x1 प्लस a12 x2 a13 x3 इज इक्वल टू c1। a12 x2 सॉरी a2 दूसरी रो चालू हो रही है तो दूसरा a21 x2 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 is equal to c2. This is equation number 1 and this is equation number 2. a31 यहाँ पे 1 होना चाहिए था, सॉरी। a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 is equal to c3. इसको सॉल्व करने के लिए इस मेथड से यूज करेंगे हम लोग। ये मेथड लगाने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्यों है? कंडीशन इसलिए है क्योंकि हम इसको अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक मैकेनिज्म काम करता है। इस गॉस सीडल मेथड के पीछे एक मैकेनिज्म काम करता है, उसका नाम है कन्वर्जेंस। जैसे कोई भी लाइन है, या कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, इसके ऊपर सीरीज अगर मान लीजिए मैं नोट करूं, जैसे कि एग्जांपल ही दे देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपान n प्लस 1, यह एक सीरीज है। थोड़ा सा इसको मैं कन्वर्जेंस क्लियर कर दूं तभी आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ये n अपान n प्लस 1 अंत में जाकर के, अनंत तक जाकर के क्या बन जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। ये वैसे तो क्या बनेगा 1/2, देखिए 1/1 प्लस 1 मतलब 1/2, 2/3, n बराबर 1 2 3 4 5 अनंत तक रखते जाइए, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। 1,00,000 अगर लिख दें यहाँ पे हम, तो इसके नीचे आएगा 1,00,001, है ना, 1,00,001। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो 1 की तरफ अग्रसर होंगे। यह 1 से ज़्यादा दूर है, या उससे थोड़ा कम है, या उससे थोड़ा कम है। कम का मतलब 1 के समीप है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे आप, वैसे वैसे 1 के बिल्कुल समीप होते जाएंगे। अनंत में अगर चले जाएंगे तो 1 के बिल्कुल समीप क्या 1 ही आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, अप्रॉक्सीमेशन है। दिस इज द अप्रॉक्सीमेशन। आप ऐसे कितनी बार टर्म से 1 करोड़ बार लेके जाइए, एग्जैक्ट 1 कभी नहीं पाएंगे। लेकिन सीरीज कह रही है कि आप अनंत बार जोड़िए और एग्जैक्ट 1 मिल जाएगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब है कि गॉस सीडल मेथड इसी टाइप के कुछ सिद्धांत से मेल खाती है। यहाँ पे भी कन्वर्जेंस होता है, सीरीज बनती है और वो कन्वर्जेंट होते हैं। हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन कन्वर्जेंट के लिए ही एक क्राइटेरिया और एक कंडीशन रखी जाती है जो बोला जाता है कि इसमें x का गुणांक इसके योग से ज़्यादा होना चाहिए।
तभी कन्वर्जेंस सीरीज जो है फुलफिल होती है, उसकी कन्वर्जेंसी के लिए जो कंडीशन होती है वो फुलफिल होती है। अगर ऐसा ना हो तो कन्वर्जेंसी की जो मेथड सॉरी वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी, फिर अप्रोक्सीमेशन करना बड़ा मुश्किल होगा, फिर किसी दूसरे मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें एक कंडीशन रखी जाती है कि इस मेथड को हम तभी लगाते हैं जब यहाँ पर एक कंडीशन हो A11 जो हो बड़ा हो A12 प्लस A13 से, मतलब फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट A11 इस दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट के एडिशन से क्या हो, बड़ा हो। सिमिलरली दूसरे में क्या होगा, सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट दो शेष जो वेरिएबल उसके कोफिशिएंट के एडिशन से बड़ा हो। तो ये तो हुआ पहले के लिए कंडीशन फॉर 1 हुआ है ना, और दूसरे के लिए कंडीशन क्या होगा, दूसरे का मतलब तीनों ही फुलफिल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, A22 बड़ा होना चाहिए किससे, A21 प्लस A23। सिमिलरली A33 इसमें इसका वेरिएबल दोस्तों A बड़ा होना चाहिए A31 प्लस A32। मैंने बता दिया पहले ही आप लोगों को। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये चेक करते हैं, इससे चेक करने से जो इसके पीछे मैकेनिज्म चलता है, सीरीज जो बनती है, क्योंकि हम इसको इटरेशन करेंगे बार बार, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके बार बार इसको क्या करें, पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति से क्या होगा, हम डिफरेंस को और कम करते हुए जाएंगे। कौन सा डिफरेंस की बात यहाँ पे हो रही है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 डायमेंशनल कोई स्पेस है, OX OY OZ, इसमें 3 समीकरण हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं। 3 समीकरण लिख दिए हैं। वो समीकरण इस तरह से हैं, या पहला समीकरण है, या दूसरा है, और या तीसरा है मान लीजिए। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तीनों लाइन का, वेर इंटरसेक्शन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड हेयर, वही क्या होगा, इसका सिस्टम का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है, वाई एक्सिस पे कितनी है, जेड एक्सिस पे कितनी है, दैट इज द सोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। लेकिन उसको हमें निकालना कैसे, अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालना है। अब आप यूँ समझिए कि ए मैंने बताया 1 है, A2 है, A3 है, बस नाम दे रहा हूँ। A1 इक्वेशन है। ए इक्वेशन मान लीजिए एक्स एक्सिस पे कहीं काटता है, एक्स एक्सिस पे जहाँ काटेगा तो वहाँ पर एक्स क्या होगा दोस्तों, सॉरी हाँ, वाई क्या होगा, y 0 होगा, z 0 होगा, y क्या होगा, 0 होगा, z 0 होगा। लेकिन सोल्यूशन तो हमें यहाँ मिल रहा है कहीं जाके। ध्यान देने वाली बात है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, इनिशियल पॉइंट निकाला जाएगा इसमें, इनिशियल वैल्यूज। x की वैल्यू यहाँ इतनी है, लेकिन सोल्यूशन हमें यहाँ कहीं मिल रहा है। इसके लिए x धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, देखिए बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है बढ़ रहा है। वो तो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, कहाँ कैसी सिचुएशन बन रही है, वो घट भी रहा होगा कहीं। तो यहाँ पर x क्या हो रहा है, देखिए 1 by 1 क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ। इस तरीके से क्या हो रहा है, x बढ़ता हुआ जा रहा है, किसकी तरफ, सोल्यूशन की तरफ। मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये x हो करके वहीं जाके कन्वर्ज कर जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताया पहले ही। यह पॉइंट एक के पास नज़दीक होता जा रहा है, होता जा रहा है, लास्ट में क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। इस तरह से ये y बराबर 0, z बराबर 0, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए अगर हम एज्यूम करेंगे तो ये कन्वर्जेंसी टाइप की होगी, जब हम स्टेप बाय स्टेप उसमें वैल्यूज को रखते जाएंगे। अभी आप देखेंगे वो चीज़, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जब इसको प्रैक्टिकली हम ये चीज़ सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब इस समीकरण के माध्यम से इसमें हम x एज्यूम कर लेंगे, फिर अदर्स को उसमें रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें कितना दूरी है, इसमें कितनी दूरी है, इससे क्या होगा, तीनों एक ही पॉइंट की तरफ क्या चलेंगे। जैसे इसके रिस्पेक्ट में हम अगर इसको देखें तो यहाँ कहीं काटेगा, x के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ
इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। वैसे इस वाले इक्वेशन को, और 3D में है, 2D पे बताना मुश्किल हो रहा है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये दूसरा इक्वेशन जो है ये कुछ इस तरह से होगा, हो सकता है ना। तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस बना रहा है, हो सकता है इतनी डिस्टेंस बना रहा हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बना रहा हो, है ना। ये तो दिख रहा है आपको यहाँ कटता हुआ, लेकिन डायरेक्ट यही नहीं काट रहा है, मैंने पहले ही बताया 3D में है इक्वेशन। तो हो सकता है इसका प्रोजेक्शन जो है इस पर इतना हो रहा हो, ये पॉइंट यहाँ बन रहा हो, और ये पॉइंट यहाँ बन रहा है, और ये पॉइंट यहाँ बन रहा है। तीनों पॉइंट क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, किधर, इसी पॉइंट की तरफ। और स्टेप बाय स्टेप कब तक शिफ्ट करेंगे, जब तक कि तीनों, अभी अगर इसका कोऑर्डिनेट का नाम अगर यहाँ दे दूँ मैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो इसका होगा नाम, वो इसके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल अलग होगा, इस कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल अलग होगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर 2 है, मान लीजिए x की वैल्यू, तो 2 0 0 है, 2 0 0 इसका नाम हो गया। यहाँ पे हो सकता है कुछ और हो, 2 3 1 हो, और यहाँ पे कुछ और हो, तो तीनों पॉइंट अलग अलग हैं। लेकिन जब शिफ्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वाला जो पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट था, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट एक ही पर ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तीनों के लिए क्या होगी, तीनों इक्वेशन के लिए क्या होगी, बराबर होगी। x y z में बराबर बात नहीं कर रहा हूँ, x y बराबर y हो जाएगा, z बराबर z हो, ऐसा नहीं। कहने का मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट का नाम मैं लिख देता हूँ x1 y1 z1। यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ x2 y2 z2। इसका नाम लिखता हूँ x3 y3 z3। एक इतना ज़्यादा धीरे धीरे पास होते चले जाएंगे। अभी तो x1 बराबर x2 बराबर x3 नहीं है, x1 बराबर x2 बराबर x3 नहीं है, y1 बराबर y2 बराबर y3 नहीं है, और z1 बराबर z2 बराबर z3 नहीं है। लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, जब हम इसको इटरेशन करेंगे, जब इसको पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार इन्हीं वैल्यू को एक दूसरे समीकरण में रखते जाएंगे और डिफरेंसेस को कम करते जाएंगे, इट मीन्स उसके पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा होगा, वो मैकेनिज्म ये चल रहा होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं धीरे धीरे इसी की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, और अल्टीमेट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि x1 बराबर x2 बराबर x3 हो जाएगा, और y1 बराबर y2 बराबर y3 हो जाएगा, z1 बराबर z2 बराबर z3। शिफ्ट करेंगे कब, जब इसको मतलब इटरेशन के माध्यम से इसको, जब वैल्यूज़ को उसके नज़दीक पुट करते जाएंगे, एक दूसरे को अपडेटेड वैल्यू को दूसरे समीकरण में रखते जाएंगे, इसका मतलब उसके डिफरेंसेस को कम करते जाएंगे। वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जेंट को समझाने की कोशिश किया हूँ, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अभी इसको मेथड बता देता हूँ, रूल क्या है सॉल्व करने का। ये तो कंडीशन होनी चाहिए, और जब ये कंडीशन होगी तो यहाँ से हम इसको फॉर्म कर लेंगे, इक्वेशन को बना लेंगे। किस फॉर्म में बना लेंगे, x1 बराबर c1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 अपॉन, इसका कोफिशिएंट नीचे चला जाएगा दोस्तों, a11। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू हो जाएगा c2 माइनस, इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों चले जाएंगे उधर, c2 माइनस a21 x1 माइनस a23 x3 अपान इसका कोफिशिएंट a22। सिमिलरली क्या हो जाएगा दोस्तों, x3 हो जाएगा c3 माइनस a31 x1 माइनस a32 x2 अपॉन इसका कोफिशिएंट a33। अब यहाँ पर पहले इक्वेशन में, पहला जो हमने मॉडल बनाया है, इसमें x2 और x3 को क्या कर लेंगे, 0 मानेंगे। इनिशियल वैल्यू की मैंने बात किया, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आप मैंने समझाया था, जब वहाँ पे किसी एक्सिस को, पर्टिकुलर एक्सिस को काटेगा
उस एक्सिस पे, उस एक्सिस के अलावा जितने एक्सिस होंगे उसके सारे के वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। n डायमेंशनल स्पेस होगा तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलावा जितने डायमेंशन होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 0 होंगे, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एक्सिस को काट रहा होगा। जैसे 3D में मैंने यहाँ पे बताया, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम 0 एज्यूम करेंगे। 0 एज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, x1 निकलेगा। x1 जब निकल जाएगा तो उस x1 को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। उस x1 को जो वैल्यू निकलेगा इसमें डाल देंगे, और x3 कितना हो जाएगा, 0 हमने यहाँ पे एज्यूम किया था वही पुट कर देंगे। उससे क्या होगा, एक नई वैल्यू x2 अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। अब x2 भी मिल गया और x1 की यहाँ पे वैल्यू मिल गई थी, तो x3 जो निकलेगा अब की बार क्या होगा, इसमें x1 की अपडेटेड वैल्यू जो यहाँ से मिली थी और x2 की वैल्यू जो अभी मिली है उसको डाल देंगे। इससे तीनों के लिए वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या मिलेगा, x3 जब मिल जाएगा फिर उठा करके इसको इसमें डालेंगे, x1 में डालेंगे। x1 में क्या करेंगे, x3 की अपनी नई वैल्यू डालेंगे। तो x1 नहीं, उसका नाम अब की बार जब स्टेप 1 स्टेप 2 करेंगे तो इसका x1 का नाम बदल करके x1 डैश लिख देंगे। एक बार समझाता हूँ इसको, तो एक बार में आप समझ गए होंगे। पहली बार जो निकाला जाएगा वैल्यू जो कुछ भी निकलेगी, उसके बाद जो स्टेप 2 चलेगा उसमें इसको हम सिंगल डैश मारेंगे। यहाँ पे सिंगल डैश रहेगा स्टेप 2 के लिए। स्टेप 2 के लिए होगा स्टेप 2, 1 तो ये है। स्टेप 2 में चलेंगे जब तो वैल्यू हम निकालेंगे x1 डैश और x2 डैश, x3 डैश, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर स्टेप 3 में चलेंगे तो x1 डबल डैश, x2 डबल डैश, x3 डबल डैश, इस तरह से चलते रहेंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। और तब तक चलते रहेंगे जब तक कि एक स्टेप की वैल्यू पिछले वाले स्टेप की और लास्ट वाले स्टेप की, 2 स्टेप होंगे, मतलब 2 इटरेशन जो प्रोसेस किया जाएगा उस इटरेशन में इन वेरिएबल्स के वैल्यूज़ बिल्कुल आस पास ना हो जाए, बिल्कुल क्लोज, मतलब बराबर ना हो जाए। तब तक हम चलते रहेंगे, चाहे 3 स्टेप चलना पड़े, चाहे 4 स्टेप, चाहे 5 स्टेप, चलते रहेंगे। अब मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल से आप लोगों को इसको क्लियर करूँगा ताकि ये मेथड भी समझ में आ जाए, प्रोसेस भी समझ में आ जाए और एक साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी हो जाए। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ बुक से, क्लीन कर देता हूँ इसको। एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट भी और भी क्लियर हो जाएगा और आपका साथ साथ में एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बुक से एक एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल दिया है 20x + y - 2z, 20x + y - 2z = 17। 3x + 20y - z = -15। थर्ड इक्वेशन है 2x - 3y + 20z = 25, + 20z = 25। इसको हमें सॉल्व करना है इसी गॉस सीडल मेथड से। बनाइए उसको जैसे मैंने मेथड बताया था पहले। इसको बनाइए, पहले तो चेक कर लीजिए एक कंडीशन जो क्राइटेरिया थी वो सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। 20 देखिए इन दोनों के कोफिशिएंट से ज़्यादा है कि नहीं है, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल। सेकंड, इसका कोफिशिएंट 20 इससे योग से ज़्यादा हो रहा है, सेकंड भी फुलफिल। थर्ड में 20 इन दोनों के एडिशन से ज़्यादा हो रहा है, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल। मतलब इसका कोफिशिएंट इन दोनों के कोफिशिएंट के एडिशन से ज़्यादा है, मतलब फुलफिल। अब प्रोसेस की तरफ चलते हैं। प्रोसेस हो जाएगा x = 17 - y + 2z / 20। सेकंड के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट के लिए हुआ, सेकंड के लिए y इधर रखेंगे ना, -18 + z
या x को रख लीजिए पहले, -3x प्लस z, है ना, उधर शिफ्ट हो रहा है, अपॉन 20। थर्ड देख लीजिए, z निकलेगा यहाँ से 25 माइनस 2x प्लस 3y अपॉन 20, है ना। ये मैथ क्या नाम मॉडिफाइड इक्वेशन हुई है ना, मॉडिफाइड किया गया इसको। अब क्या है कि हमने पहले ही बताया था कि y को और z को यहाँ पे जीरो एज्यूम करेंगे, इनिशियल वैल्यू y और z की इनिशियल वैल्यू यहाँ बोला जाता है। y और z को जीरो नहीं है, इसकी इनिशियल वैल्यू को, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है, इसकी वैल्यू तो यहाँ 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 अलग अलग होती रहेगी, इसलिए इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर, इसलिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू का नाम दिया जाता है। इसकी इनिशियल वैल्यू को हम बोलेंगे y0 मतलब y0 इजिकल टू जीरो रखेंगे और z0 इजिकल टू जीरो एज्यूम करेंगे इसको। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से निकालिए, x1 बोलेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि अब इसको भी मूव करना है, y और z ही केवल नहीं मूव होंगे, x भी मूव होगा, इसलिए x1 y1 z1 बोलेंगे, फिर x2 y2 z2 बोलेंगे, x3 y3 z3, ये सब मूव करेंगे कि इधर सोल्यूशन की तरफ। तो इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 20, मतलब 17 अपॉन 20, ये कितना हो जाएगा, 17/20 बराबर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों को। इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 0.86। सिमिलरली अब क्या करेंगे, अब इसमें जब निकालेंगे y1 जब निकालेंगे तो x के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें x मिल गया एक, अब यहाँ पे जीरो रखने की जरूरत नहीं है, x एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, x1 हमें क्या हो गया, मिल गया, तो ये अपडेटेड वैल्यूज में डाल देंगे। अपडेटेड वैल्यू 0.86 डाल देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 18 माइनस 3 गुणे 0.86 प्लस z तो अभी मिला नहीं है, तो z वही जीरो डालेंगे, बटे 20, है ना, बटे 20। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी गुणा भाग कर कीजिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -1.0275, -1.0275। अब z1 निकालिए, z1 कैसे निकलेगा, z1 यहाँ पे, अब इसमें क्या है, x की वैल्यू भी अपडेटेड मिली हुई है और y की वैल्यू भी मिल गई है, तो y को y1 की वैल्यू यहीं पे रख देंगे, y1 की वैल्यू यहीं y1 पे y पे पुट कर देंगे। और स्टेप बाय स्टेप, अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये कौन सा स्टेप चल रहा है, ये स्टेप 1 है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप 1 में अभी x1 y1 z1 निकाल रहे हैं। तो z1 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2 गुणे x का मतलब x1 यहाँ पे 0.86 प्लस 3 इंटू y मतलब y1 1.0275 अपॉन 20, है ना। इसकी भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसकी वैल्यू है z1 इज इक्वल टू 1.0109, 1.0109, ये हुआ स्टेप 1। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्टेप 2 निकालेंगे। स्टेप 2 कैसे निकलेगा, स्टेप 2 निकलेगा, इसमें x2 करेंगे और उसमें ये अपडेटेड वैल्यू को डालेंगे। जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, फिर भी यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब x2 यहीं से चलेंगे दोस्तों,
x2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे जानिए स्टेप 2 में लिख रहा हूँ। x2 इसी का नाम बदलता रहेगा, इसी का नाम बदल के x1 हुआ, इसी का नाम बदल के x2 हुआ, फार्मूला यही चलता रहेगा। फार्मूला मतलब इसको हमने अरेंज कर रखा है, इसी में पुट करेंगे वैल्यूज को, और वैल्यूज जो नई नहीं निकल रही उसको इसमें डालेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो वैल्यू नई निकलती जाएगी उस नई वैल्यू को इस पुराने वाले सिस्टम में डालते जाएंगे, तब तक डालते जाएंगे जब तक कि 2 इटरेशन का वैल्यूज बराबर ना हो जाए। x2 बराबर क्या हो जाएगा, 17 माइनस y1 हमने पहली बार क्या 0 डाला था, अब की बार y1 हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। y1 कितना है, माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, ख्याल रखिएगा, प्लस 1.0275 प्लस 2z इंटू जेड की वैल्यू में मिली हुई है, जेड की वैल्यू यहाँ मिली हुई है, z1 1.0109 2 गुणे 1.0109 अपॉन 20। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, x2 की वैल्यू आ जाएगी 1.0022 दो बार आया 25 सॉरी 1.0025 सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, y2 कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब इसमें क्या है, x1 की x के स्थान पे अब कौन सी वैल्यू रखेंगे, x2 वाली अपडेटेड वैल्यू 18 माइनस 3 गुणे x के स्थान पे x2 ये 1.0025 प्लस z अभी तक जो पुराना वही रखेंगे, पुराना कौन सा है, ये वाला है 1.0109 अपॉन 20, एक कट पिट करके कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस 0.998 माइनस 0.9998। सिमिलरली Z3 निकालेंगे, सॉरी Z2 निकालेंगे ना, Z2 निकालेंगे। इसको मिटा देता हूँ, स्टेप 1 तो ऑलरेडी है ही है, आपको पता ही है। Z2 क्या हो जाएगा, Z2 कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 2x x का मतलब अभी जो अपडेटेड वैल्यू आई है कौन सी आई है, ये वाली आई है 1.0025 प्लस 3y के अपडेटेड वैल्यू ये आई है 0.998 माइनस 0.998 है ना, ए प्लस 3y अपॉन 20 ये आ जाएगा, गुणा भाग होने के बाद Z2 कितना आ जाएगा, Z2 आ जाएगा फ्रेंड्स 998 0 पॉइंट, हो सकता है कुछ गुणा भाग करने में कहीं दिक्कत हुई हो, आप लोग दोबारा कर सकते हैं इसको, 998 ये Z2 हुआ। अब क्या निकालेंगे, इस तरह से 3 निकालेंगे, तीसरा वो निकालने की कोशिश करेंगे, तीसरी वैल्यूज यहाँ पे मैं लिखता हूँ x2 तक तो निकाल लिए, x3 निकालेंगे, x3 कहाँ से निकालेंगे, फिर इसी में चलेंगे, तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, तीसरे स्टेप की, इटरेशन 1 इटरेशन 2 इटरेशन 3, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, 17 माइनस y अपडेटेड वैल्यू कौन सी है, लास्ट में जो सबसे आई है ये वाली y आई है, कितना है माइनस 0.998 प्लस 2z कितना आया है, जो अपडेटेड लास्ट की वैल्यू आई है 998 अपॉन 20, एक कट पिट करके आएगा दोस्तों, लगभग 1 आएगा 1.00 इस टाइप से आएगा, करके देखिएगा एक बार आप लोग। ये हुआ x3, अब निकालेंगे y3,
y3 निकालेंगे। ये इटरेशन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इटरेशन थर्ड है ये, इटरेशन 2 था, इटरेशन 1 है। x3 इजिकल टू ये हो गया, y3 कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, y मेथड तो यही बता रहा है कैसे पुट करना है, इसलिए यहीं आएंगे वापस। -18 -3 गुणे x, x का मतलब जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू अभी क्या है, अभी ये वाला आया है 1.000 है ना, प्लस z की अपडेटेड वैल्यू z2 वहाँ पे मिली है 0.998 अपॉन 20, ये बन जाएगा -1.000 आएगा। इस तरह से फ्रेंड्स निकालेंगे Z3 यहाँ से Z3 आ जाएगा 25 माइनस 2x का अपडेटेड यहाँ आया है 1.000 प्लस 3 y अपडेटेड यहाँ मिला है, अभी मिला है, कितना मिला है -1.000 अपॉन 20 है ना, ये आ जाएगा Z3 आ जाएगा 1.000। यहाँ से देख रहे हैं x3 ये Z3 है ना, x3 y3 Z3 ये तीनों वैल्यू आ गई, और जो कि किसके बिल्कुल नज़दीक है, इस वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक है। देखिए इसके वैल्यू के मतलब 1.0025 1.000 के लगभग बराबर है। y2 -0.9998 -1 के बराबर है। वही वाली बात जो मैं भी कन्वर्जेंस वाली बात पहले एग्जांपल देके बताया हूँ। सिमिलरली Z3 1.00 आया है, और ये वैल्यू बताइए आप लोग फ्रेंड्स, क्या 1 के बराबर लगभग नहीं है, ये वैल्यू भी 1 के बराबर ही है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x3 y3 Z3, यही क्या है आंसर हो गया। मतलब x बराबर कितना हो गया 1, y बराबर हो गया -1, y बराबर -1 और z बराबर हो गया 1, यही इसका आंसर हुआ। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ कैसे लगेगी, और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है वो भी समझ गए होंगे आई थिंक। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।